उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी अपने इख्तिताम पे नहीं पहुंचा, बल्कि उसका नेक्स्ट फेज जल्द होगा। ये भारत के अंदर लोगों ने दावा किया। और अब जो इतला आ रही है वो ये है कि भारत ने S-400 की जो खरीदारी का अमल है उसे बहुत तेज कर दिया है, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो अगर पाकिस्तान भारत पे किसी वक्त एक फिजाई हमला करता है या पाकिस्तान भारत के ऊपर किसी किस्म का कोई मिसाइल डालता है तो उसमें S-400 जो है वो एक एफिशिएंट सिस्टम है एयर डिफेंस का। यानी दुनिया के अंदर अगर आप टॉप 3 सिस्टम लें तो उनमें ये S-400 है, जिसे दुनिया मानती है कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये रशिया का बना हुआ है, भारत ने इसकी खरीदारी बहुत तेज कर दी है। ऐसा लगता है कि भारत पंगा जरूर लेगा। वो हथियारों की एक दौर में लग गया दोबारा से, जैसा कि 2019 में जब उन्हें मार पड़ी थी इमरान खान साहब के दौर में, तो उन्होंने फिर राफेल तैयारे लिए थे, कुछ और साजो सामान वो ले रहे थे। तो अब वो तैयारी जब उन्हें लगा कि उनकी हो गई है तो उन्होंने फिर पंगा लिया, फिर मार पड़ गई, उनकी तैयारी गिर गए। और अब भारत दोबारा बड़ी तेजी से तैयारी कर रहा है और उसका जंगी जुनून खत्म नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी खतरात बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया सोमाली वजीरिस्तान में। वहां सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले के ऊपर एक हमला हुआ और 13 सिक्योरिटी एहलकार इस हमले में शहीद हो गए। 14 दहशतगर्दों को मारने का दावा भी किया गया है, लेकिन ISPR के मुताबिक मीर अली में फोर्सेज के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। यानी ये TTP का ये गालिबन ये कहते हैं। भारत की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में फितनतुल खवारिज ने काफिले को निशाना बनाया। पाक फौज का कहना था कि गाड़ी पर सवार हमलावर की खुद को फोर्सेज के काफिले के सामने धमाके से उड़ाने की कोशिश की। ताहम काफिले के लीडिंग ग्रुप ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द के अजाइम नाकाम बना दिए और एक बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो गाड़ियों में से एक गाड़ी से टकरा दी गई, जिसके नतीजे में 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए और जख्मी भी हो गए। और दहशतगर्दी के इस वाकये में 3 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। जो लोग शहीद हुए उनके नाम भी ISPR ने जारी कर दिए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। और इससे कबल वजीर खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से एक इब्तदाई बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि खुद कुछ धमाके में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, लेकिन जब तफसीलात सामने आई तो ये 13 सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये शहीद हो गए हैं। रियासत की तवज्जो इन चीजों की तरफ होनी चाहिए, रियासत को यहां फोकस करना चाहिए। लेकिन रियासत की तवज्जो है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कैसे बदली जाए, मखसूस नशिस्तें PDM की जमातों को दिलाकर 2 तिहाई अक्सरियत कैसे की जाए, आइन में ऐसी तरामीम कैसे की जाए जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इख्तियारात और इक्तदार में इजाफा कर दिया जाए, मौजूदा जो जाली फार्म 47 के ऊपर हुकूमत मौजूद है उसको तूल कैसे दिया जाए और उसकी मुद्दत को पूरा करने की कैसे कोशिश की जाए, इमरान खान को अंदर रखने के नए हरबे और नए मुकदमात क्या हो सकते हैं, तरीके इंसाफ के टुकड़े करने के तरीके क्या है, उनके बंदे कैसे उनकी पार्टी से छीने जाए। ये सारी चीजों के ऊपर जब रियासत और रियासती इदारों की तवज्जो रहेगी तो फिर दहशतगर्दी जैसे संजीदा मामले से कौन लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, जो चीनी वाला मामला है वो संगीन सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। सोने पे सुहागा ये है जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंकशाफ किया। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने चीनी दरामद करने की इजाजत सिर्फ अपनी कंपनी को दी है, दूसरी कंपनियों को नहीं दी। अगर दूसरी कंपनियों को देते तो कुछ चीनी सस्ती हो सकती थी, मुकाबले में आ सकता था। लेकिन हुकूमत ने सोचा कि यहां पे भी बहती हुई गंगा में हाथ धो ले। अगर दूसरी कंपनियों को दरामद की इजाजत मिलती तो चीनी निस्बतन सस्ती मिलती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा यानी हर चीज में इनका खांचा है। पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक चीनी पैदा कर ली, उसके बाद पाकिस्तानियों को चीनी की जरूरत थी, चीनी वाफर थी, तो चीनी बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दी ताकि पाकिस्तान में किल्लत पैदा हो जाए। जब पाकिस्तान में किल्लत पैदा हुई तो कीमतें ऊपर ले गए, अवाम को लूटना शुरू कर दिया। पहले बाहर भेज के चीनी में पैसा कमा लिया, फिर अवाम को लूट के चीनी में पैसा कमा लिया। अब चीनी की शॉर्टेज हुई है तो चीनी को इंपोर्ट करेंगे, वो भी अपने लोगों के जरिए से, उसमें फिर पैसा कमाएंगे, फिर महंगी चीनी अवाम को बेचेंगे। तो ये चीनी माफिया हुकूमतों के अंदर हर वक्त मौजूद रहता है और ये धड़ दिहाड़ियां लगाता है। इनसे ज्यादा पैसा कोई नहीं कमाता। ये साल में मेरे ख्याल 2 महीने अपनी फैक्ट्री चलाते हैं और पूरा साल बैठ के ये लोग पैसे गिनते हैं। तबाही फेरी हुई है इस माफिया ने पाकिस्तान में, और इनके लिए ऐसा लगता है पूरी पार्लियामेंट जो कमाल है वो इनके लिए काम करती है, पूरा सिस्टम इनके लिए काम करता है। तो चीनी का मामला बड़ा संगीन है। कोई भी ऐसा मुल्क होता ना जहां इंसाफ होता, रूल ऑफ लॉ होता, कानून होता, या कम से कम कोई ऐसा हुक्मरान होता जिसका चीनी के कारोबार से कोई ताल्लुक ना होता, जैसा कि इमरान खान है, तो इस पे इंक्वायरी करके ना तो इन सबको जेलों में भर देता और इन सबको जेलों में जाना चाहिए। आज भी अगर कोई अदालत इसके ऊपर इंक्वायरी करे तो इनका जेलों में जाना बनता है। मरियम नवाज ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया नाज़रीन। लेकिन मैं सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं पॉलिटिकल एनिमल हूं। ये एक कहावत उठा के ले आई पुरानी, पॉलिटिकल एनिमल। वैसे सोशल एनिमल भी कहते हैं इंसान को, लेकिन यहां पे ये को फिट नहीं होता जुमला। बस एक चीज पता चल जाए उसको फिट करना जनाब, मैंने ये भी बोलना है। तो पॉलिटिकल तो ये लोग है नहीं। पॉलिटिकल होते तो पॉलिटिक्स करने वालों का ये हाल करते। जो बंदा अपनी पार्टी का झंडा उठाता है ये उसको अंदर कर देते हैं दहशतगर्दी का मुकदमा देकर। पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट्स को सबको जेलों के अंदर उन्होंने भरा हुआ है। खवातीन के ऊपर उन्होंने टॉर्चर किया है, जबर जुल्म और फस्तायत के साथ ये इक्तदार में है। तो सियासी तो ये बिल्कुल नहीं है, ना इनकी सियासी सोच है, ना इनकी सियासी तरबियत है, ना ये सियासी नुक्ता नजर रखते हैं। अब आ रहे एनिमल वाले वर्ड पे, उस पर गौर किया जा सकता है क्योंकि जंगल का कानून तो पाकिस्तान में चल रहा है और जंगल के अंदर एनिमल का राज होता है। तो एनिमल वाली बात जो है उसमें थोड़ा वजन ऐसा लगता है कि दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, एक और खबर है इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि गजा के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है गुज़िश्ता चंद दिनों से।
जब से इसराइल और ईरान के बीच में जंगबंदी हुई है उस वक्त से लेकर अब तक गजा में ऐसा लगता है कि क़यामत टूट पड़ी है। रोजाना की बुनियाद पर 80 के करीब फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, जिनमें बच्चे हैं, मदद करने वाले वर्कर्स हैं, भूखे लोग हैं जो खाने की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, उनके ऊपर बमबारी की जाती है, उनके ऊपर शेलिंग और फायरिंग की जाती है और निहत्ते फलस्तीनियों को बार बार शहीद किया जा रहा है, जबकि सैकड़ों को रोजाना की बुनियाद पर जख्मी कर दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बाकी सबने कहा कि जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन क्या जंगबंदी से पहले इतने बड़े पैमाने पर नस्लकुशी होगी? इस कत्लेआम को रुकना चाहिए। तमाम ममालिक के पास यह मौका है कि जो निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, जो वहां पे मदद करने वाले वर्कर्स हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। और इस खित्ते में देरपा अमन के लिए जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप यहां पे फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए हल करें, फलस्तीनियों को उनका हक दिलवाएं ताकि यह खित्ता पुरअमन तरीके से लंबे अरसे तक रह सके। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।